तो सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज में पहला जो ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा जो ऑर्गेनेली है वो है गोल्गी अपरेटस। तीसरा है लाइसोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फिर प्लास्टिड्स। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। हाँ, वैक्यूल भी है, उसे मेंशन करना भूल गया, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में देखिएगा इसमें क्या है। The endoplasmic reticulum (ER) is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो है हमारे पास जो ER होता है, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होगा? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि एक बड़ी सी शीट है, उस शीट के ऊपर ना एक लेयर और जमी हुई है, उसके ऊपर एक लेयर और डिपॉजिटेड है, तो हम ये कहेंगे कि इस मेम्ब्रेन ने इसको बाउंड कर रखा है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, तो ये तो उसका स्ट्रक्चर हो गया कि दिखने में लगता कैसा है। उसके बाद है इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ठीक है, तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है? देखिए ट्यूब तो हम जानते हैं, ट्यूब ऐसे होती है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो ट्यूब तो ये हो गई, ट्यूब तो ये हो गई। अच्छा, ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? कि इधर से भी क्लोज है और इधर से भी क्लोज है, तो या तो ऐसा लॉन्ग ट्यूब्यूल के जैसा होता है, या फिर राउंड बैग के जैसा होता है, या फिर ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग मतलब कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। तो ऐसी ना इस तरीके की शेप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। इट डिपेंड्स कि हम किस एनिमल की या किस प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लॉयन की बॉडी सेल्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। अगर मान लीजिए हम रैबिट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है। द ईआर मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मतलब एक्सटर्नल कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग। तो वो भी जो है वो भी देखने में कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स या फिर लॉन्ग ट्यूब्स एंड शीट्स ये बोलते हैं इसको। दूसरी चीज़, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? या तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसा नज़र आता है, या फिर लॉन्ग या फिर ऑब्लॉन्ग शेप्स इस तरीके का होता है। ये इसकी शेप है। इसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेम्ब्रेन है, वो भी सेल मेम्ब्रेन जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरीके के होते हैं। एक होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एक होता है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER, रफ ER, और एक होता है स्मूथ ER। अच्छा, उसके बाद है RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। तो RER जो है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। तो वो क्या होता है, वो ना देखने में थोड़ा रफ सा दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचिएगा कि मैं किसी ना एक टेबल को देख रहा हूँ, उसको मैंने बहुत अच्छे से, उसकी स्मूथ सरफेस है, उसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। ठीक है, मैंने उसको अच्छे से पहले गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया, तो उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रही है। ठीक, अब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको वो स्मूथ ही नज़र आएगी। हमने क्या करा,
बहुत छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स लेकर आ गए, बहुत छोटे छोटे से, जो गौर करेंगे तभी दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। हमने डस्ट पार्टिकल्स उसको चारों तरफ फैला दिए, ठीक है। अब फैलाने के बाद उसी चीज़ को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल बारीक बारीक थे, और वो जब माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप सिर्फ टेबल की सरफेस को ही नहीं, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी मैग्नीफाई करेगा। तो वो जब मैग्नीफाई करेगा तो कहीं डस्ट पार्टिकल है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, तो वो कैसा दिखाई देगा? थोड़ा रफ सा दिखाई देगा, अजीब सा। तो जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, RER को, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो थोड़ा रफ नज़र आता है। रफ क्यों नज़र आता है? क्योंकि उस पर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स पड़े होते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। उनको राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, क्योंकि उसकी सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोल देते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो राइबोसोम्स जो हैं विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, तो जितने भी एक्टिव सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव सेल्स भी होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो, गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? गुस्सा नहीं आ रहा, आप में से किसी को भी गुस्सा नहीं आ रहा, सब शांत बैठे हुए, ठीक है। आप में से किसी के दिमाग में हड़बड़ी भी नहीं है, भागना करके निकलना है, बस वहाँ से बस दौड़ लगानी है एकदम से, तो ऐसी आफत भी नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं पैनक्रिया, और पैनक्रियाज के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एड्रीनलाइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इधर होता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी कोई टीचर भी या पेरेंट्स भी अगर कभी किसी को गुस्से में थप्पड़ भी लगा रहा है तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इधर उधर कहीं भी लगा तो इधर नहीं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो मैं दोबारा आता हूँ, स्टमक है, स्टमक के ऊपर चिपका रहता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम होता है पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करना। वो जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो क्या करते हैं? वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अभी आपने खा लिया कुछ बहुत सारा, कचौरी भी खा ली, आलू की सब्जी खा ली, है ना, गुलाब जामुन भी खाना, वो भी खा लिया, ठीक है, नहीं अब आइसक्रीम भी खानी है, वो भी खा लिया। ऐसा अक्सर जो है शादियों में होता है। ये शादियों में आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप न जाने क्या 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 खा लेते हो। नहीं मेरे को तो ये भी पसंद है, नहीं मुझे तो ये भी पसंद है, भूल जाते हो कि बेचारा स्टमक भी तो है ना, वो क्या करेगा? ये अभी तो मेरे को छोले मिल रहे थे, अरे यार ये आइसक्रीम भी आ रही है ऊपर से, इसका क्या करूँ? पता चला ऊपर से जो है गुलाब जामुन भी आ गया, अब इसका क्या करूँ? तो जब कभी ऐसी कंडीशंस होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हमारे पास होता है, तो जो लिवर है, लिवर तो बाइल जूस सिक्रीट करता है नॉर्मली जब आप नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक है। और जब आप कुछ ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं और अलग अलग टाइप का खाना खा लेते हैं तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। वो जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो और डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। एक्टिव सेल्स कौन से सेल्स हैं? अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ, तो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व जो सेल्स हैं जो इन सब एक्टिविटीज़ को काम करने के लिए एक्टिव हैं, हर वक्त एक्टिव हैं। भाई हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व सेल्स आर कॉल्ड एक्टिव सेल्स। उन एक्टिव सेल्स में हमेशा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं इनएक्टिव सेल्स जो इमरजेंसी में एक्टिवेट होते हैं, एड्रीनलाइन ग्लैंड। दोबारा आता हूँ, स्टमक के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के साइड में चिपका हुआ एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं एड्रीनलाइन ग्लैंड। एड्रीनलाइन ग्लैंड जब खतरे की घंटी बजती है तब एक्टिवेट होता है, नहीं तो इनएक्टिव पड़ा है, चुपचाप पड़ा हुआ है, बॉडी में कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। आपने ये नोटिस करा होगा कि कभी अगर कुछ खतरा है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोई खतरनाक सा कुत्ता है, वो एकदम से आपके पीछे भागने लगता है, ठीक है, तो आपकी नॉर्मल स्पीड, अगर आपने किसी कंपटीशन में, किसी रेस में भी पार्टिसिपेट करा हो, अगर आपकी नॉर्मल स्पीड मान लीजिए 25 या 30 किलोमीटर पर आवर है, आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती है वो एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ गई? अभी मेरा जो एड्रीनलाइन ग्लैंड है उसने वो एक्टिवेट हो गया। एड्रीनलाइन ग्लैंड ये कहता है भाई भाग जा, नहीं तो मर जाएगा, अगर इस कुत्ते ने काट लिया बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब कभी आप जा रहे हैं सुबह सुबह स्कूल में, और उस दिन स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो और बस जा रही है आपकी, तो आप फटाफट भागकर बस को पकड़ोगे, यानी कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी होनी है आज स्कूल में जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे न जाने कब से, तो आज आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि मेरी बस छूट जाए, ठीक है। हाँ, पेपर अगर हो रहा तो
बस छूट गई थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तब तो आप बैठे रहोगे चुपचाप, ये बहुत अच्छा हो, जा जा निकल जा, ठीक है। तो अगर कभी कुछ ऐसा होता है, नहीं भाई आज तो स्पोर्ट्स डे, आज तो मेरे को जाना है स्कूल में, आप ऐसे भागोगे कि नहीं आज तो पकड़नी है बस। तो ऐसे में एक इनेक्टिव ऑर्गन एड्रीनलाइन ग्लैंड बॉडी में चुपचाप पड़ा हुआ है, वो तभी काम करता है, ठीक है ना। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और तब आप ये देखेंगे जब बड़े हो जाएंगे ना, तब आप ये देखेंगे जब आप स्कूटर वगैरह चलाएंगे, ठीक है। और ये एड्रीनलाइन ग्लैंड जो है ना, ज़्यादा इनएक्टिव नहीं रहता, इंडिया में ज़्यादा इनएक्टिव नहीं रहता, ये एक्चुअली एक्टिवेट होता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक्टिवेट होता रहता है। जब आप गाड़ी चलाएंगे या स्कूटर चलाएंगे तो अचानक से एकदम से कोई कुत्ता या बंदर सामने आ जाए, ओ आप डर जाओगे एकदम बुरी तरह से। तो जब आप एकदम से डर जाओगे ना, तो जब उस टाइम जो ऑर्गन एक्टिवेट होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रीनलाइन ग्लैंड, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। तो आप उस खतरे के टल जाने के बाद में फिर आप ये महसूस करोगे पेट में कुछ दर्द सा हुआ हल्का सा, ठीक है। ये सबके साथ है, ये सबके साथ है। अभी आपने उतनी खतरनाक सिचुएशंस फेस नहीं करी होंगी, जब करेंगे धीरे धीरे तब आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो कुछ पेट में हल्का सा दर्द हुआ है और वो 2-4 मिनट बाद शांत भी हो जाता है, ठीक है। तो लोग ये कहते हैं कि मैं तो घबरा गया, मेरे को ना ऐसे पेट में दर्द घबरा गया, ठीक है। और छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कभी घबरा जाते हैं उनका सूसू निकल जाता है, ये होता है छोटे बच्चों के साथ, उनका सूसू निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? वही एड्रीनलाइन ग्लैंड जो है वो बहुत छोटा है, अभी वो बहुत छोटा है ग्लैंड यहाँ पर, और जब वो बहुत छोटा और वो जब तेज़ी से एक्टिवेट होता है तो बच्चा घबरा जाता है एकदम से। तो जनरली ये छोटे बच्चों के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो सूसू तो नहीं निकलेगा, लेकिन पेट में दर्द होगा एकदम से, ठीक है। ये सबके साथ होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि इस तरीके का जो ये मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया है इनएक्टिव सेल, ये इनएक्टिव सेल कौन से हैं? ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और जब हम किसी एक्टिव सेल की बात कर रहे हैं तो एक्टिव सेल वो है जो लगातार काम कर रहे हैं, जो हर दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि एक्टिव सेल्स जितने भी हैं, उन एक्टिव सेल्स में क्या होगा? उन एक्टिव सेल्स में हमेशा से राइबोसोम्स एक्ट करेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स में रहेंगे। और राइबोसोम क्या होते हैं? जिस जगह पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में जिस जगह प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, एक्चुअली प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है बॉडी अलग अलग तरीके की चीज़ें जो आप खाते हैं उसमें से, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए हम सेब खा रहे हैं या केला खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसमें से अगर किसी ने बोला कि भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर, लेकिन प्रोटीन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने का काम हमारी बॉडी का है। तो हमारी बॉडी में वो एक्सट्रैक्शन करके प्रॉपरली प्रोटीन बनता कहाँ पर है? वो बनता है राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। सभी को क्लियर? इनएक्टिव सेल्स में नहीं होता, इनएक्टिव सेल्स में नहीं होता, फिर जब इनएक्टिव सेल एक्टिव होते हैं तब हो जाएगा। तो ये किसी ये पॉसिबल ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कभी किसी को, भगवान न करे कि कभी किसी को कहीं ऐसी चोट लग जाए कि फ्रैक्चर हो जाए, और फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने के बाद में क्या होता है कि मान लीजिए राइट हैंड में हो गया, लेफ्ट हैंड में हो गया, राइट में होगा चाहिए। अब राइट में फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने पूरा वो बोन जो डिसलोकेट हो गई थी उसको सही जगह सेट करके और फिर उसको पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस से पट्टी वगैरह से पूरा उसको कवर कर दिया। तो डॉक्टर जो है ऑर्थोपेडिशियन वो ऐसा कुछ नहीं करता कि कोई दवाई दे दे के नहीं, मैंने ना वो फेविकॉल लगा दिया, बीच में हड्डी जुड़ गई, हो गया ना जाओ, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो बोन है उस बोन को वहीं उसी लोकेशन पर सेट कर देता है जिस लोकेशन पर वो है। उसके बाद जो बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है वही धीरे 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 जो बीच का गैप है उस गैप को फुलफिल करता है, ठीक है, और बनाता है और हड्डी जो है जुड़ जाती है आपस में, ठीक। तो अब उसमें लगभग 1-1.5 महीने का या 2 महीने का टाइम लग जाता है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, कितना खतरनाक फ्रैक्चर हुआ है। अब हमने लगा दिया, अब ये है डॉक्टर ने बोला हाथ नहीं हिलाना बेटा, ऐसे ही रहना, ठीक है, ठीक है। तो कुछ बच्चे वो ऐसे भी कर लेते हैं, पट्टी बांध देते हैं, ऐसे लटका लेते हैं गले में उसको। अब 1-1.5 महीना हो गया, वहाँ के सेल्स ने काम तो करा नहीं, इनएक्टिव हो गए, फिर प्लास्टर खुला, ये अब तो बड़ा मोटा है, ये तो बड़ा पतला सा हो गया। तो उसके अंदर के जो सेल्स थे वो धीरे धीरे डाई आउट भी होते जा रहे हैं, काम ही नहीं चल रहा ना उनका, आप काम ही नहीं ले रहे उनसे। तो इसीलिए बॉडी एक ऐसी चीज़ है बॉडी एक ऐसी चीज़ है। अब अगर कोई कहने लगे नहीं मैं तो बड़ा पतला दुख रहा हूँ, है ना, मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो और पतला हो जाऊँगा, सब मेरे को छेड़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी थ्योरी हम लेकर चलेंगे बॉडी के लिए तो वो थ्योरी गलत है। क्या होता है कि आप पतले दुबले हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे
तो जो बॉडी के सेल्स हैं जो इनएक्टिव भी हैं कहीं पर, तो वो भी धीरे धीरे एक्टिव होने शुरू होंगे, और वो भी जब आप कोई भी कुछ भी खाना खाएंगे तो वो उससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारा प्लास्टर खुला तो जो हाथ के सेल्स थे जो इनएक्टिव हो गए थे, धीरे धीरे उनमें ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ। धीरे धीरे हमने कोशिश करी, अब हमने लिखना शुरू करा, पता चला हाथ ही काँप रहा है, लिखा ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स इनएक्टिव हो गए हैं, सेल्स जो हैं बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं सेल्स। धीरे धीरे उसको स्पेस मिला, उसको रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन की जगह मिली। उसको जब रेस्पिरेशन की जगह मिली तो धीरे धीरे सेल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और जो इनएक्टिव हो गए थे सेल्स वो धीरे धीरे एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। तो जब वो धीरे धीरे एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं, कुछ समय लगता है, हफ्ता 10 दिन 12 दिन, धीरे धीरे दूसरा हाथ भी पहले हाथ जैसा ही होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर अगर मान लीजिए हमने बॉडी का कोई पार्ट यूज़ नहीं करा है तो उसके सेल्स धीरे धीरे इनएक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, यूज़ करते हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। समझ गए? ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक लार्ज नेटवर्क होता है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। दूसरा, ये कैसा दिखाई देता है? जैसे कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो, या फिर राउंड बैग्स हो, या फिर ऑब्लॉन्ग बैग्स हो, ऑब्लॉन्ग यानी कि लंबे लंबे बैग्स हो। दूसरा, इसका जो टाइप्स हैं, इसका जो मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेम्ब्रेन है वो भी कुछ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है। एक्टिव ही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मतलब वो टाइम होता है ना, ऐसा नहीं ना कि सोना शुरू कर दें, सोते जाएँ फिर तो इनएक्टिव हो ही जाएंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो RER जो है वो कैसा दिखाई देता है? रफ दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं उनमें होता क्या है? दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। हाँ जी, अच्छा सॉरी, हाँ जी, देखिए डायग्राम है एनिमल सेल का। एनिमल सेल बताने की जरूरत तो नहीं है, एनिमल सेल कर रखा होगा सभी बच्चों ने, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अगला है पॉइंट, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो जो RER में यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो प्रोटीन बनते हैं उसको जिस जिस बॉडी के पार्ट की जिस जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके थ्रू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू, ठीक है। तो ये कैसे होता है? आजकल तो जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है आजकल बड़ी एडवांस हो गई है ना। और पहले इतना नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि जो रेसलर होते थे ना, रेसलर्स की बॉडी का जो अपर पोर्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, लोअर पोर्शन मतलब पैर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे क्योंकि उन्हें हाथों से कुश्ती वगैरह करनी होती थी। आजकल क्या है, रेसलिंग में भी पूरी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है। और सुनिए, आपने अगर नाम सुना हो मिल्खा सिंह नाम सुना है, एथलीट बहुत बड़े। अभी मिल्खा सिंह के कोई पैर देख ले तो इतने स्ट्रॉन्ग कि क्या पूछो, और अपर बॉडी कोई देख ले तो बिल्कुल ऐसा कमज़ोर दुबला पतला सा आदमी, ठीक है। तो अब आप आजकल के अगर एथलीट्स को देखें तो आजकल के एथलीट्स अपनी पूरी की पूरी बॉडी पर ध्यान देते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई एथलीट है, अगर कोई रनर है ना, रनिंग कर रहा है, वो खूब रनिंग कर रहा है, अभी वो प्रोटीन रिच डाइट खा रहा है, तो जो भी वो खाना वाना खा रहा है उसमें से प्रोटीन जो है वो सारा का सारा कहाँ यूज़ होगा? जो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो सेल्स कौन से एक्टिव है? पैरों वाले, उनके पैर बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं उनके ये उनके कंधे बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंधों का ही काम है लगातार, वो कंधों से ही पुश लगता है। अगर आप बैडमिंटन नहीं खेलते, किसी एक दिन खेल कर देखो, अगले दिन कंधों में दर्द हो जाएगा, हाथों में पैरों में इधर उधर नहीं होने वाला है, कंधे में इधर ही दर्द होएगा। तो ये जो चीज़ है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो जिस बॉडी के पार्ट में, जिस बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोटीन्स में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या है? ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 2009। तो सभी की 2009 है। 8 होगी किसी की? चलो, इसकी 10।
तो 2008, 9 या 10 में आप लोग पैदा हुए, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एरा देखा है स्पोर्ट्स का, ठीक है। हमने जो देखा है बहुत बेकार एरा देखा है। कैसे? हम क्रिकेट देखने बैठ जाते थे, टीवी पर एक ही मैच आता था, वो सब क्रिकेट देखते थे, हम भी देख रहे हैं क्रिकेट बैठ कर। अभी क्रिकेट में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, अगर उनकी बात करें, दुबले पतले कमज़ोर कमज़ोर से, अब देखोगे तो अब सारे स्ट्रॉन्ग हैं, अब सारे स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे उनका इतना मोटा मोटा पेट निकल रखा है ना। ये लगता था ये स्पोर्ट्स में तो कहीं से नहीं। अभी क्या है, उसकी स्पेशलिटी है, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, शॉट उड़ा देगा सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगा, इतनी ताकत है उसके, ठीक है। तो ऐसे बहुत क्रिकेटर्स थे। एक पाकिस्तान का क्रिकेटर था इंजमामुल हक, आपने नहीं सुना होगा? सुना है? उसका इतना मोटा पेट था, है ना, वो चलता भी था तो ऐसे ऐसे चलता, मुंह से सांस लेता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हैवी बहुत था भाई। अब उसका क्या काम था, उसको ओपनिंग पर भेज देते थे पाकिस्तानी, ओपनिंग पर मतलब सबसे पहले आएगा और बैटिंग कर जाएगा। और उसका ये होता था कि वो खड़ा होकर ना हल्का सा ऐसे बैट घुमा दो, बॉल जा रही है बाउंड्री के पार एकदम, है ना, चौका छक्का चौका छक्का, मतलब वो शुरुआत के 5 या 6 ओवर में ही स्कोर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता था, ठीक है। और जैसे ही वो आउट होता था, आउट होते ही जो इंडियंस हैं, अगर इंडिया के साथ में मैच है, जो दूसरी टीम के साथ जिसके भी साथ मैच है, वो पटाखे फोड़ने शुरू कर देते थे कि अब तो पाकिस्तान को लपेट देंगे। वो अकेला ऐसा था मोटा, वहाँ खड़ा हो जाता था, और होता भी ऐसा था कि आया और वो विकेट के लिए जगह ही नहीं बच रही है ना, वो पेट पर लग गई बॉल, पता चला वो बाउंस बैक होके गई उधर, ठीक है, वो गई ही नहीं, वो चौड़ा इतना है, ठीक है। तो वो इस तरीके के खिलाड़ी हमने देखे थे, मतलब उनको देख कर ना आपको गेम देखने का मन नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो रनआउट ही होता था भाई, वो रनआउट ही होता था। और रनआउट होने के बाद जैसे कि इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, जैसे कि इनकी आदत है, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो वो वहीं पर वो लड़ता हुआ जाता था, हम टीवी पर देखते थे तो सब हंसते थे कि अभी लड़ेगा लड़ेगा, और बैट फेंक कर जाता था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं नहीं खेल रहा, वो ऐसे करके जाता था। तो ऐसा टाइम था। लेकिन आजकल ध्यान दिया जाता है कि सिर्फ एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा कि तुम्हें शॉट खेलना आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शॉट नहीं आया फिर भागना पड़ गया फिर, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू आर नॉट अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। और एक गुड स्पोर्ट्समैन होने के लिए पूरी बॉडी पर ध्यान देना जरूरी है। आगे चलते हैं। द SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. क्या होता है, ये जो SER होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो फैट मॉलिक्यूल्स, जिनको लिपिड्स भी बोला जाता है बायोलॉजिकल टर्म में, वो बड़े ज़रूरी होते हैं बॉडी में सेल फंक्शन के लिए। तो अच्छा, तो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनमें से कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का बनना, मैन्युफैक्चरिंग होना। तो SER जो है उसका क्या काम है? RER का हमने देखा कि RER में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, वहीं पर प्रोटीन बनता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन बनने के बाद वो ER के थ्रू, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाता है, जहाँ जहाँ पर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, नीड है, वहाँ पर जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो SER क्या करता है? SER मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स में और प्रोटीन्स में और फैट मॉलिक्यूल्स में, इनके प्रोडक्शन में काम आता है। और जब इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है ना, प्रोटीन्स का, फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड्स का, जब इनका प्रोडक्शन होता है तो इन्हीं की हेल्प से क्या बनता है? इन्हीं की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनता है, और सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए जी, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, ठीक। तो ये फंक्शन दोबारा से रिपीट हुआ है, ये वही है कि ER का जो एक फंक्शन है वो ये है कि वो साइटोप्लाज्म और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल, उन दोनों के बीच में प्रोटीन ट्रांसफर करने का काम वही करता है, ठीक है। पोस्टमैन है, प्रोटीन उठाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है। तो ये काम कौन करता है? ER करता है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell.
In the liver cells of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. Some of the biochemical activities of the cell. For example के तौर पर हमको डायरिया हो गया. डायरिया होने का मतलब क्या? बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, हालत ख़राब है पेट की, कुछ भी खा रहे हैं, नहीं भाई जाओ दोबारा जाना है, हालत ख़राब हो गई, ठीक. अब ऐसे में क्या करते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ ना बायोटिक्स आ गए हैं बॉडी के अंदर. बायोटिक्स का मतलब क्या? वायरस होते हैं कि ये बॉडी के अंदर आ गए हैं, और जब तक इनको आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे तब तक इनका कुछ होगा नहीं. तो बायोटिक क्या है? बायोटिक एक वायरस है, और एंटीबायोटिक क्या है? उनके अपोजिट, उनके दुश्मन, ठीक है. तो एंटीबायोटिक अब खाली कई बार होता है कि एंटीबायोटिक का 2 दिन का, 3 दिन का या 5 दिन का, जैसा डॉक्टर कहते हैं उतने दिन का कोर्स होता है. वो कहते हैं कि बेटा ठीक भी हो जाओ तब भी इतने दिन का कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है. बीच में मत छोड़ देना, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओ, ठीक है. तो ये अक्सर, ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ये अक्सर शायद आप लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपकी एज के बच्चों को ना वो खाने का बड़ा शौक होता है कि मोमोज, चिली पटैटो, है ना, स्प्रिंग रोल, और कौन सा कचरा मिलता है, चाउमीन, है ना, और भी कुछ और भी आता है. पिज़्ज़ा तो चलो फिर भी ठीक है ना. और भी आते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में. डॉक्टर ऐसे भी कहते हैं कि जैसे कि केमिस्ट के पास गए तो कहते हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक्स की तब तक नहीं देंगे. बताता हूँ. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है, बताऊँगा. तो आप ये देखिएगा कि अब मतलब उसमें जर्म्स आ गए, तो जर्म्स ही बायोटिक्स हैं, ठीक है. अब वो क्यों आ गए? क्योंकि जो बनाने वाला कारीगर है ना, जो भी बना रहा है, वो आगे से तो बड़ा साफ सुथरा एकदम फैंसी लाइट वाइट लगा कर, कुछ टेबल वेबल सजा कर एकदम से बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट बना रखा है. कभी किचन देख लेना के पीछे, और बदबू आती बहुत गंदी बदबू इस चीज़ की कि जिस कपड़े से वो अपना स्लैब साफ़ करते हैं ना, उस कपड़े के अंदर ही कीड़े मकोड़े हो रखे होते हैं. वो कपड़ा ही इतना गंदा होता है कि स्मेल आती है. और जो वहाँ पर खड़ा होकर जो बंदा बनाता है ना उन सब चीज़ों को, वो जो है वो पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं होता. कभी देख लेना कि जो बना रहा है वो कितने दिन से नहाया नहीं, खुजली हो रही है तो खुजा भी दिया उसको, उसी से नमक लिया, नमक छिड़क दिया उसके अंदर, तो गंद मची रहती है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है. फिर उसके ऊपर और कुछ मसाले डालकर लो भाई खाओगा आप, टेस्टी. सर जो सब्जी मंडी लगती है ना, मैंने उसके पीछे की किचन देख ली थी, और मैंने जब वो किचन देख ली तो मैंने अपनी वाइफ को देखा, मैंने देख लिया क्या बुरा हाल है. मोमोज रखे हुए थे. इतना गंदा हाल, और सामने मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर तुमने बात कर ही दी है तो वहीं से मेरे को पता चली ये चीज़, मैंने देखी है क्योंकि सामने में वहाँ 3-4 लाइन से बना रखे हैं, रेस्टोरेंट बना रखे हैं बड़े सुंदर सामने से. तो मैंने ये देखा, मैंने यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर, पीछे एग्जॉस्ट चल रहा है ना, कहीं प्याज की स्मेल चल रही है, कहीं लहसुन की स्मेल आ रही है. मैंने ये गंद मची पड़ी है, क्या हो क्या रहा है. और वो जो खाना वाना बनाते हैं तो वो जो कुछ पानी वानी पुराना जो गंदा संदा से वो वहीं फेंक देते हैं ऐसे. तो वहाँ पर मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, वो मक्खियाँ भी खाने में, मतलब गंद मची पड़ी है बहुत बुरी तरीके से. और जो खाना बना रहे हैं, है ना, द सो कॉल्ड शेफ, खाना भी बना रहे हैं चट्टी बनियान में, ठीक है. तो आप ये समझ लो कि कितना उन्होंने बुरा हाल मचा रखा है. अब वो हमने खा लिया, खाने के बाद में क्या हुआ, तो ये कभी देख लेना, थर्सडे और संडे वाले दिन इधर मार्केट लगती है बहुत बड़ी, ठीक है, सब्जी मंडी लगती है पूरी, और उसमें पता नहीं क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है. तो वहाँ पर जाते हैं, तो सामान अच्छा और सस्ता मिल जाता है. लेकिन तब हमको डार्क ट्रुथ, ये जो रोड साइड रेस्टोरेंट है इनका डार्क ट्रुथ दिखाई देता है, ठीक है. तो मतलब गंदगी है, तो इसीलिए ना रोड साइड वाला खाना मत खाया करो, ठीक. कभी अगर खाना है तो 4 बार मत खाओ, लेकिन 1 बार खा लो, अच्छी जगह का खा लो, ठीक है. लेकिन इधर उधर का नहीं कि नहीं यहाँ के खा लेते हो, बढ़िया है, ठीक. तो उसमें होता क्या है कि अब पेट खराब हो गया. अब पेट खराब हो गया तो उसके बाद बायोटिक आ गया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं एंटीबायोटिक लेनी है. तो जो ये एंटीबायोटिक होती है, ये एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक उन बायोटिक्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि एंटी है, एंटी मतलब उनके अपोजिट है, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं धीरे. डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो हम इसकी लिवर की बात कर रहे थे यहाँ पर, मैंने उससे ये चीज़ आपको बताई, इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम भी वर्टिब्रेट्स हैं. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, समझ रहे हैं, है ना. वर्टिब्रेट्स ये पूरा यहाँ पीछे दिमाग से और यहाँ तक पूरा रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं इसको. तो वर्टिब्रेट्स, हम भी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs.
तो हमने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो वो पॉइजन वही नहीं है जिसको खा के मर जाता है आदमी, वही पॉइजन नहीं होता। पॉइजन यही चीज़ें होती हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। अब जो हमने खाया एंटीबायोटिक वो भी तो ड्रग ही है, वो भी तो एक तरीके से ड्रग ही है। तो वो हमने खा लिया, वो खाने के बाद में पता चला बॉडी में वीकनेस बहुत आ गई। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई, जो पेट में प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई, लेकिन बॉडी में वीकनेस आ गई। तो फिर आपको डॉक्टर साथ साथ बोलते हैं कि आप इसके साथ में ज़रा फ्रूट इंटेक अपना अच्छा करिए, ज़रा दूध पिया करो। तो वो बता देते हैं कि भाई ढंग की चीज़ें खाओ, ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ें मत खाओ। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ में कौन काम करता है? ये SER क्या करता है? डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स। तो बॉडी में अगर कोई पॉइजन रह गया तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, मतलब क्लीन करना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की। अब गोल्गी एपरेटस में कोई 4 पॉइंट्स हैं। पहला सुनिएगा, द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ये उसके नाम पर ही है, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को बोलते हैं फ्लैटेंड सैक्स। ये जो है, ये जो उसमें फॉर्म में लिख देते हैं ना, वो एग्ज़ाम फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें जो सेक्स लिखते हैं, ये वो वाला सेक्स नहीं है, मेल फीमेल वाला नहीं है, ये SACS वाला है। बायोलॉजिकल टर्म में छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, जो बैग्स होते हैं, उनको सेक्स बोल देते हैं, SACS। तो सेक्स मतलब बैग्स। तो फ्लैट बैग होते हैं ये, फ्लैट बैग मतलब ये है कि बिल्कुल पतला सा बैग है, उसके अंदर जब कोई चीज़ आ जाएगी तो वो थोड़ा सा फूल जाएगा, ऐसा होता है। तो गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स मतलब फ्लैट पतले बैग्स होते हैं, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो ये जो पतले बैग्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं, एक बैग हो गया, दूसरा बैग हो गया, तीसरा बैग हो गया, है ना। तो ऐसे पैरेलली, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे आपकी बुक्स हैं तो आपने बुक्स जो है वो एक के ऊपर एक रख रखी है, उस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना इनका, जो ये ऐसे स्टैक्स, यानी कि आप ढेर लगा देते हैं, एक्चुअली हम ढेर नहीं लगाते, बॉडी में बना रहता है, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं सिस्टर्न। सुना है ना ये सिस्टर्न क्या होता है? नहीं सुना? वो टॉयलेट का फ्लश होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, वो प्रेस कर देते हैं उसको, पानी निकल जाता है, तो वो उसको सिस्टर्न बोल देते हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बायोलॉजिकल टर्म में अलग तरीके से उनका मीनिंग अलग है। तो यहाँ जो आपने मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स लगा रखे हैं, उसमें उनके उस स्ट्रक्चर को भी सिस्टर्न बोला जाता है। गोल्गी एपरेटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये गोल्गी एपरेटस जो है, अगला पॉइंट इसका, दीज मेम्ब्रेन्स, यानी कि यही जो छोटे छोटे पतले मेम्ब्रेन्स हैं, ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER, ठीक है, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ना, ये पतले मेम्ब्रेन्स हैं, ये थोड़ा ना, ये तीनों, जैसे हमने 3 बनाए, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इनका कनेक्शन ER मेम्ब्रेन के साथ भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इससे पहले देखा ना, उसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये उसके मेम्ब्रेन से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये बैग वाला दोबारा बता दें, जो गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस में होता क्या है कि एपरेटस का मतलब होता है डिवाइस। तो यहाँ पर क्या होता है, पतले बैग्स होते हैं, बायोलॉजिकल बैग्स होते हैं, उनको हम फ्लैटेंड सैक्स भी बोल देते हैं। सैक्स का मतलब बैग है। तो वो पतले बैग है, तो एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग, तो ये पैरेलली रखे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इसी साइज़ का पेपर है, उसके ऊपर इसी साइज़ का पेपर, एक और पेपर, ऐसे 50 पेपर मैंने रख दिए
तो वो एक पूरी ना 50 पेपर की एक गड्डी तैयार हो जाएगी और उसको उसी गड्डी को उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, सिस्टर्न बोल देंगे, उसको सिस्टर्न बोल देंगे। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टर्न है ये कनेक्टेड रहता है इसके साथ ईआर मेम्ब्रेन के साथ भी। तो इस वजह से इसमें इसको अपना काम तो करना ही करना है, साथ साथ ईआर मेम्ब्रेन के साथ ये और कनेक्ट हो गया, तो जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ईआर मेम्ब्रेन के साथ मतलब ईआर मेम्ब्रेन जो प्रोटीन का ईआर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहर का मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल कवरिंग है ना। और ईआर जो है, ईआर का काम क्या होता है, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक, साइटोप्लाज्म से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक। मैं अगला पॉइंट देखता हूँ उसका। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and packaging of products in vesicles. आप समझ गए होंगे कि अब ये ER के साथ में कनेक्ट होकर क्या कर रहा है, इसका क्या काम होता है, 3 काम होते हैं इसके। पहला काम स्टोर करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन बना, फिर प्रोटीन को उसने ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र करने के बाद उसने कहा कि अच्छा प्रोटीन ना ये पहले वाले बैग में डाल दो, तो स्टोरेज हो गई। उसके बाद मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा उन्होंने, एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, इसमें जो जो चीज़ें बनी वहाँ पर प्रोटीन वगैरह जो भी बना, उनको सबको पहला बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, इन सब में डाल दिया। डालने के बाद में फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करा, मॉडिफिकेशन करने के बाद में फिर इनकी पैकेजिंग करी इन्हीं वेसिकल्स के अंदर, पैकेजिंग करके फिर आगे ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो गोल्गी एपरेटस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी प्रोडक्ट ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, जिसका मेन प्रोडक्ट क्या प्रोटीन है, वो बना, उसको अलग अलग बैग्स में पैकेज करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और उनकी पैकेजिंग करना, ये सारा काम जो है ये गोल्गी एपरेटस का है। हाँ जी, गोल्गी एपरेटस में ही इनकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिएगा कि इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर भी वो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बन जाती है गोल्गी एपरेटस के अंदर। तो गोल्गी एपरेटस के अंदर सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, सिंपल शुगर क्या है, सुनिए, अगर नहीं पता होगा आपको, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी हमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल हमने रोटी का एक टुकड़ा खा लिया, तो वो खाने के बाद में उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग निकल गए, प्रोटीन अलग निकल गए, विटामिन अलग निकल गए, सारी चीज़ें जो ये सब निकलती रहती हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग होती है बॉडी के अंदर। तो उसमें होता क्या है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ कोई हाइड्रोकार्बन हमने लिया, हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाली चीज़ होती है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसके बर्न होने से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, अलग अलग गैसेस निकलती हैं। साथ में एक चीज़ बहुत निकलती है जिसको कहते हैं एनर्जी। तो पेट्रोल भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, डीजल भी एक हाइड्रोकार्बन है, और जो हमारा जो ये एरिया, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया, इस नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है, आई थिंक साउथ अफ्रीका के बाद शायद सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ही शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो शुगर केन है ना, इस शुगर केन से भी इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल का, और इसीलिए हमारे पेट्रोल पंप्स में भी 20% इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल दिया जाता है, क्योंकि वो 20% हमको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना है। तो जो हम पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं उसमें 80% पेट्रोल होता है, 20% इथेनॉल होता है। गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं कि आप इतना इथेनॉल मिक्स करके और तब उसको बेचेंगे, और वो नेचर के लिए भी हार्मफुल नहीं है। तो आप सुनिएगा कि ये जो हम चीज़ बता रहे हैं, सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, तो जब हमने कोई भी रोटी का टुकड़ा खाया तो उसके सारे प्रोटीन, विटामिन वगैरह सब निकल गए। अभी रोटी भी तो हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि जो भी चीज़ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है उसको हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। तो वो जो हमने खाया तो उससे एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, साइड बाई प्रोडक्ट जो है,
जिसको हम मेन प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना बॉडी में, वो एनर्जी इट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। शायद एक टर्म आपने और पढ़ा होगा, एटीपी। एटीपी पढ़ा है? चलिए छोड़िए, अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अगर पढ़, हाँ, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पता चला नहीं सेल्स को रिक्वायरमेंट थी, बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने रोटी भी खा ली, दाल भी खा ली, चावल भी खा लिया, सब्जी भी खा ली, सब कुछ खा ली, है ना, और उसके बावजूद में पड़ा हुआ है ढेर आराम से, क्या हो गया? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। एनर्जी तो चाहिए भाई। हम कहते हैं हमें भूख लग रही है, तो कब लगती है हमको भूख? जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। अरे भाई बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। इसका मतलब क्या है? एनर्जी डाउन हो गई है बॉडी की, है ना, और हम एनर्जेटिक रहना चाहते हैं अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो एनर्जी एक मेन प्रोडक्ट होता है, और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बॉडी में, वो मेनली ग्लूकोज की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज जो है दैट इज़ कॉल्ड सिंपल शुगर, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड सिंपल शुगर। और ये कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पर? गोल्गी एपरेटस में ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। C12H22O11, ये कौन सी शुगर है? कॉम्प्लेक्स शुगर। जो हम घरों में चीनी खाते हैं ना, उसका यही फॉर्मूला है, समझ गए? जो हम घरों में चीनी खाते हैं उसका यही फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सब जगह नहीं, कुछ उसमें, इन सम केसेस, हर केस में नहीं होता ऐसा, हर केस में नहीं होता। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। डायबिटिक पेशेंट, हाँ, सारी की सारी सिंपल शुगर। तो हाँ जी बोलिए। हाँ, तो ये मैं उसी चीज़ पर आ रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट सुना है? तो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने खाने का बहुत ध्यान रखते हैं कि बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत कम ना खाएं। तो अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाने से बॉडी में ये जो सिंपल शुगर बनती है ना, अगर मान लीजिए उसको गोल्गी एपरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने लगे तो कॉम्प्लेक्स शुगर बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, इस कॉम्प्लेक्स शुगर को ज़्यादा इनटेक से इंसान को चक्कर भी आने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो शुगर है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये वाली बहुत अच्छी है, ये वाली बहुत अच्छी, मतलब जो ग्लूकोज है दैट इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। उससे होता क्या है, उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। आपने देखा होगा ना, कोई भी खिलाड़ी है तो वो ग्लूकोज जरूर अपने पास रखता है कि भाई मुझे एनर्जी की मुझे ज़रूरत रहती है, तो वो ग्लूकोज लेता है। क्योंकि हम पूरा खाना वाना खाएंगे, पता चला उसमें 2-3-4 घंटे बाद एनर्जी आ रही है, उसको थोड़ी देर में दौड़ना है, तो उसको एनर्जी इंस्टेंट चाहिए ना। तो इसलिए ग्लूकॉन डी जो आप कह रहे हैं, वो ग्लूकॉन डी जनरली ज़्यादातर लोग खेलने कूदने वाले जो बच्चे हैं वो रखते हैं अपने पास। चलिए जी अगला देखिएगा। फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स में क्या है? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। लाइसोसोम्स में भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स होते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बैग्स हैं, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। उसके अंदर, बैग के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का क्या काम होता है? खाने को तोड़ने का, ठीक है। तो खाने को तोड़ने का काम लगातार एंजाइम्स करते हैं। तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो हैं, हमने कुछ भी खाया उस खाने को तोड़ तोड़ कर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ कर उसको लिक्विफाई करती है हमारी पूरी की पूरी बॉडी। फिर उसको लिक्विड की तरफ पहुंचा दो, इतना पतला कर दो उसको, तोड़ कर इतना पतला कर दो। भाई पेस्ट तो हम मुंह में बना लेते हैं उसका, जो खाना है, खाना पहले हम चबाते हैं ना दांतों से, तो उसको पहले पेस्ट तो हम बना ही लेते हैं। और पेस्ट बनाने के बाद फिर वो जब स्टमक में जाता है, फिर वो और उसकी ग्राइंडिंग, चर्निंग वगैरह सब चलती है। तो उसमें हेल्प कौन करता है? बाइल जूस करता है और एंजाइम्स करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम, सिर्फ एंजाइम नहीं बोला जाता, डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है। डाइजेशन का मतलब ही होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और उसको तब तक तोड़ा जाता है जब तक वो इतना छोटा ना हो जाए कि वो ब्लड में मिक्स होने लगे, ठीक है। कभी कोई कहते हैं ना वो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर, तो ब्लड चेकअप करा लो, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब ब्लड टेस्ट कराने के बाद में बेटा ब्लड में ना आयरन की कमी है, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि खून में लोहा दौड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है लोहा दौड़ रहा है खून के अंदर, है ना, इतना लोहा। एक्चुअली वो लोहा नहीं होता, वो लोहे के ना आयंस होते हैं, आयरन के आयंस होते हैं,
है ना, और वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, वो मतलब ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। ऐसे ही कह देते हैं ब्लड टेस्ट करके भाई कैल्शियम की कमी है, दूध पिया करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम खून के अंदर, समझ गया मेरी बात को। तो वो जो आयंस हैं वो इतने बारीक होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन अ लिक्विड, और लिक्विड बॉडी में फ्लो करने वाला मेजर लिक्विड कौन सा है, ब्लड ही है, ठीक है। तो इसलिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनका काम होता है खाने को तोड़ने का, ठीक है। तोड़ना क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि उसको इतना पतला कर देना है, इतना पतला कर देना है कि वो ब्लड में मिक्स हो जाए, ठीक। सेकंड पार्ट देखिए, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल में चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्पोजेबल सिस्टम है, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम भी लाइसोसोम्स का है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। अगर कोई फॉरेन मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ विदेश से आ गई, ठीक है। फॉरेन मटेरियल का मतलब ये एनीथिंग विच इज़ नॉट डिजाइन फॉर आवर बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि हम रोटी दाल चावल ये सब कुछ खाते हैं। अब मान लीजिए गलती से हमने कोई ऐसी कोई चॉकलेट या कोई मिठाई ऐसी खा ली जो पेपर में रैप थी, और उसमें पेपर का कोई छोटा सा टुकड़ा है वो भी हमारी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। तो वो फॉरेन मटेरियल है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी ना पेपर खाने का काम नहीं करती बॉडी, ठीक है। अब वो पेपर चला गया अंदर, तो पेपर नुकसान तो ऐसा पहुँचाएगा नहीं, क्यों नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि बॉडी में ना लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है, फॉरेन मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी में नहीं आया करता, आज नया आया है। तो हम सब लोगों को देखते रहते हैं, हम आसपास अपने इंडियंस को देखते हैं, तभी हमको कोई फॉरेन का बंदा दिखाई दे, अलग आदमी थोड़ा सा, सब देखते हैं उसको, हाँ ये कुछ अलग सा लग रहा है, किधर से है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फॉरेन मटेरियल हो गया। तो हम यही कहेंगे ऐसे जब हम कहीं चले जाते हैं विदेश में तो सब हमको अलग से देखते हैं, अलग से आया है। तो जैसे ही कोई चीज़ अलग से आती है तो उसको लाइसोसोम्स खा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सेल को क्लीन रखता है, कोई भी चीज़ खराब अगर है या अलग है खा जाएगा उसको। दूसरी चीज़, कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज भी होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेली डैमेज भी होते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको भी खा जाता है, समझ गए। तो वो जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह से डस्टबिन की तरह काम करता है कि जितना भी इधर उधर का फालतू की चीज़ें होगी सबको स्वेलो कर देगा। आगे सुनिए, फॉरेन मटीरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलीज एंड अप इन द लाइसोसोम्स। तो कोई भी फॉरेन मटीरियल आ गया जैसे कि बैक्टीरिया या फूड का कोई फॉरेन मटेरियल, ऐसा कोई फूड जो हमने कभी नहीं खाया है, तो उसको भी गल्प करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम्स करेगा, ठीक है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। आगे चलते हैं, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो उनकी हेल्प से उसको तोड़ ताड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगला देखिए, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड। जब सेल डैमेज हो गया, सेल कैसे डैमेज हो गया, हम कहीं गिर गए, हमको चोट लग गई, ठीक है। तो सेल्स जो हैं आसपास के हाथ पर पैर पर जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ के सेल्स डैमेज हुए, तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोसोम्स ऐसे में क्या करते हैं, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और फटने के बाद वो जो एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोम्स के अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं, शुरुआत में पहली लाइन में यही बोली थी ना कि दे आर मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं। तो जैसे ही कोई सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन वॉर्न आउट सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जैसे लाइसोसोम है तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो जैसे ही कोई सेल डैमेज हुआ, इमरजेंसी कंडीशन में चोट वोट लग गई, तो जैसे ही कोई सेल डैमेज हुआ तो डैमेज होते ही वो सेल डेड हो गया। जैसे ही वो सेल डेड हुआ तो लाइसोसोम्स का क्या काम है, क्लीन अप करने का, सेल को साफ रखने का। तो लाइसोसोम्स फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, उसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल जाते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन खराब हुए हुए सेल्स को सबको खा जाते हैं, समझ गए। अच्छा, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, है ना। सुसाइड बैग्स का मतलब खुद को ही मार डालना, ठीक है। अभी खुद को ही मार डालने का मतलब क्या है, सुसाइड बैग्स, कि सेल को साफ करने के लिए खुद को ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, बर्स्ट हो गया, फट गया,
ठीक है, फट गया तो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल गए, सेल को साफ मतलब अपना ड्यूटी करने के लिए सुसाइड ही कर डाला, तो इसलिए उसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। समझ गए कि लाइसोसोम्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता, लाइसोसोम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, तो इसलिए उसको सुसाइड बैग्स बोला जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है जी। मेम्ब्रेन नहीं होती। हाँ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होता है, तोड़ देता है सब कुछ। हाँ ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। अच्छा कल का ऑफ ही रहेगा। तो समाज भी किसी फाइल वाइल में रख देना, तो फटफटा जाएगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके गुड इवनिंग।